नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है संपूर्ण IAS-PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो करीब आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो इसी वजह से आपके जो भी प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो संपूर्ण IAS-PCS की टीम है, ये आपको हेल्प करने के लिए आ चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसमें सभी सब्जेक्ट के जो आपके क्लासेस हैं वो फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका आप फ़ायदा उठाइए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ पे पॉलिटी सब्जेक्ट को देख रही हूँ, सब पॉलिटी आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आर्टिकल 8 की बात करते हैं और ये है दोस्तों हमारा तीसरा प्रावधान। ठीक है, जो अगर हम आर्टिकल 8 की बात करेंगे दोस्तों, तो ये है, इसमें है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। ठीक है, आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, इसके लिए नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 8, जैसे भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति है जो विदेशों में रह रहा है, उसको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी। जैसे देखते हैं कि जब देश आज़ाद हो रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सारी लड़ाइयों पे विदेशों में जाते थे, उनके बच्चे वहाँ पे रह गए थे, या कोई शिक्षा अध्ययन के लिए बाहर गया था और देश आज़ाद हो गया, वो वहीं पे रह गया। लेकिन उसके लिए अगर वो वापस इंडिया में आ रहा है, इंडिया की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 8 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 के तहत दोस्तों क्या बातें किया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जिसके भी माता पिता, ठीक है, यहाँ पे भी जिसके भी, चाहे उसके माता पिता हो गए, ठीक है, या उनके दादा दादी हो गए, ठीक है, माता पिता या माता पिता हो गए दोस्तों, या उनके दादा दादी हो गए, ये कोई भी लोग जो है अगर अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, अविभाजित भारत में दोस्तों ये पैदा हुए हैं, अविभाजित भारत में दोस्तों अगर ये पैदा हुए हैं, तो ये भारतीय नागरिकता के लिए क्या है, ये अधिकृत है। इनको अधिकृत है कि इनको नागरिकता मिल सकती है, और इससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 के तहत दिया गया है। तो हमने ये आर्टिकल 9 देखा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 8 देखा। अब हम यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं आर्टिकल 9 को। आर्टिकल 9 क्या बात करता है दोस्तों। आर्टिकल 9 जो बात करता है, ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वो विदेश की नागरिकता लेगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी जो व्यक्ति है, अगर आप किसी विदेश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे, ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता को अगर आप ग्रहण करते हैं, किसी अन्य देश की अगर आप नागरिकता को ग्रहण करेंगे, तो आपकी जो नागरिकता है, जो आपकी नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता है, यहाँ पे भारतीय नागरिकता कर देते हैं, जो भारतीय नागरिकता दोस्तों ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल 9 के तहत किया गया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्टिकल 10 देखते हैं। आर्टिकल 10 में क्या बात किया गया है। आर्टिकल 10, ये तो आर्टिकल 9 हो गया। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि ध्यान रखिएगा, ये आपके नागरिकता तो आपको दे दिया गया, ठीक है, नागरिकता तो दोस्तों आपको दे दिया गया, और ये नागरिकता के बने रहने की बात करता है कि आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये बने रहने की बात करता है दोस्तों, मतलब कि आप ध्यान रखिएगा, आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन कब तक, जब तक आप कोई भी अन्यथा कार्य ना करें। ठीक है, कोई भी आप अन्यथा कार्य ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उस देश में, ठीक है, जैसे आप देश की बुराई नहीं कर सकते, अगर कोई आप जो है शत्रु देशों के साथ मिल करके भारत के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अगर आप कुछ भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी करेंगे जो कि देश के लिए सही नहीं है, तो इसमें चांसेस है कि आपकी जो नागरिकता है दोस्तों, वो नागरिकता क्या होगी, आपकी जो नागरिकता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और ये बात कहाँ पे किया गया है, तो ये बात दोस्तों किया गया है आर्टिकल 10 के तहत, अनुच्छेद 10 के तहत। अब हमारा एक जो लास्ट आर्टिकल बचा है उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल, हमारा जो एक लास्ट आर्टिकल बचा है आर्टिकल 11, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया था। ये दोस्तों यहाँ पे नागरिकता से संबंधित जो है वो संसद की शक्ति है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, तो ये संसद की शक्ति है, संसद का अधिकार है, नागरिकता से संबंधित कोई भी जो कानून है, ये कानून बनाने की शक्ति है। कानून कौन बनाएगा दोस्तों, कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। ये बात कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 11 में कहा गया है कि संसद को जैसा भी लगेगा समय समय पे संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी।
तो यहाँ पे हमने देखा, अब हम अपनी जो है पीपीटी को देख लेते हैं, हमारे पीपीटी में क्या चीजें दी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी पीपीटी में भी हमने इसको हमने डिस्कस कर लिया कि महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं कि भारत में अभी वही सेम चीजें हैं, नागरिक किसे माना जाएगा। तो पहली चीज, तो भारत में कोई भी जो व्यक्ति है जो जन्म से भारत में है उसको सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। सिटीजन बाई बर्थ, भारत में कितने तरीके की नागरिकता है, तो एक तो है सिटीजन बाई बर्थ, ठीक है। सिटीजन बाई बर्थ है मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और देशीकरण द्वारा नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए प्राप्त हैं, ठीक है। अगर कोई भी नेचुरलाइज्ड पर्सन है, जैसे देशीकरण मतलब देशीकरण के तरीके हैं, जैसे अगर कोई, उसकी भी कुछ शर्तें होती है, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो 10 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक है। इसके लिए क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो 10 वर्ष से क्या है, 10 वर्ष से भारत में क्या है वो रह रहा हो, ठीक है, रह रहा हो। और जो हमारी 22 भाषाएं हैं, जो हमारी 22 भाषाएं हैं, इन भाषाओं में से किसी एक भाषा को वो अच्छी तरीके से जानता हो, समझता हो, बोलता हो। इसके अलावा उसने कुछ कला हो गया, विज्ञान हो गया, इन सभी क्षेत्रों में उसने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया हो, ठीक है। कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया, जैसे बहुत सारे सिंगर जो पाकिस्तान के हैं, अगर वो इंडिया में आके बसना चाहे बस सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है वो 10 साल से भारत में रह रहे हो, जो 22 भाषाएं उस भाषाओं में अच्छी तरीके से जानते हैं और उनका कुछ नेम फेम हो, तो उनको भी जो है यहाँ पे जो हमारा ये संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति के पद के लिए वो क्या होंगे, वो योग्य होंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका से अलग है, अमेरिका में ऐसा सिचुएशन नहीं है। अमेरिका में क्या है, जबकि अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पे केवल जो जन्म से नागरिक है, जो केवल जन्म से नागरिक है, वही व्यक्ति ही दोस्तों सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होगा, ठीक है, जो व्यक्ति का जन्म ही हुआ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा कि नहीं, अगर आप सिटीजन है, बाई बर्थ है, या फिर आप नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, तो भी आप जो है प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, संवैधानिक पद पे आप आसीन हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि गृह मंत्रालय ने जो विदेशी है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके आदेश को जो है 1964 में संशोधन करके सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया है कि मतलब उनको अधिकार मिला है एक अधिकरण स्थापित करने का। उसके तहत क्या होगा कि वो ये तय करेगा कि कोई भी अवैध रूप से रहने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये गृह मंत्रालय के तहत किया जाता है, ठीक है। गृह मंत्रालय के तहत जो भी जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो 1964 में उसमें संशोधन किया गया, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो भी जिला मजिस्ट्रेट है, कौन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको ये राइट दिया गया है कि वो ये चीजें देखें कि कौन जो है भारत में वैध रूप से रह रहा है, कौन अवैध रूप से रह रहा है, इसका अधिकार दिया गया है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या है। तो नागरिकता से संबंधित ये सारे आर्टिकल्स है जिसको भी हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो हमने देखा इसके जो संविधान के प्रावधान है, संविधान के भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में ये प्रावधान दिए गए हैं, और इस संबंध में ना तो कोई अस्थायी और ना ही कोई विस्तृत प्रावधान है। यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय, मतलब संविधान हमारा कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। अभी मैंने आपको बताया कि उसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल प्रावधान नहीं था, उस समय देश आजाद हो रहा था, जो देश में थे तो वो तो नागरिक थे ही, उसी के लिए हम लड़ ही रहे थे कि भाई हमारा देश है, हमारी नागरिकता है। लेकिन बाद में जब हमने बंटवारा किया तो बहुत सारी समस्याएं निकल करके आई, इसलिए अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति दे दिया गया कि आप जैसी समस्याएं आती जाएंगी आप उस पर समय समय पर संशोधन करके कानून आप बनाते रहेंगे। ये संसद ने जो है पारित किया, और ये संसद को जो ऐसे कोई भी मामले हैं उससे संबंधित जो है कानून बनाने की शक्ति है, यहाँ पे दिया हुआ है। और संसद ने इसके तहत क्या है 1955 का जो नागरिकता अधिनियम बनाया, इसको लागू किया, और नागरिकता अधिनियम हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं वही सेम चीजें हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है, और अनुच्छेद जो 6 है दोस्तों, ये पाकिस्तान से जो भी भारत का आए हुए लोग थे उनको नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी उसकी बात करता है। और अनुच्छेद 7 दोस्तों किसकी बात करता है, तो ये भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले और फिर वो वापस, पहले तो वो गए फिर वो वापस आए, उनके लिए बात करता है अनुच्छेद 7। और अनुच्छेद दोस्तों जो 8 है ये भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है, ठीक है, कि जो व्यक्ति जैसे हमने बताया जो विदेशों में बस गए थे, जिनके माँ बाप या उनके दादा दादी जो भी जो है अविभाजित भारत में जो पैदा हुए थे, उनको भी अधिकार है कि वो नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 9 दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये नागरिकता की समाप्ति की बात करता है, ये आपके जो भी सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप के लॉस की बात करता है, किस तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। और अनुच्छेद 10 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बात करता है कि कब तक आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, जब तक कि कानून कोई ऐसा संसद जो ऐसा कोई कानून बना के आपकी नागरिकता को छीन ना ले, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 11 हमने इसको देखा कि संसद की शक्ति है। तो ये हमने उसके जो है आर्टिकल्स को देखे कि जो हमारे आर्टिकल्स है 5 से लेकर 11 तक जो कि नागरिकता से संबंधित है। अब आगे हम देखते हैं कुछ विशेष प्रावधान। आपके क्वेश्चंस यहीं से ही बन जाते हैं और जो रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुए हैं उस अमेंडमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब नागरिकता, जैसे हमारा जो नागरिकता का अर्जन है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, वो किस तरीके से हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से नागरिकता की बात किया गया है। तो पहली चीज तो हमें बाई बर्थ, हमें नागरिकता कैसे मिलेगी, बाई बर्थ मिलेगी, जन्म से मिलेगी। और इसमें वही चीजें जो मैंने अभी आपको चीजें पूरी डिटेल डिस्कस किया, वही बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है भारत में जन्मा है 1 जनवरी 1950 से पहले, संविधान लागू होने से, कोई भी व्यक्ति है, उसके माता पिता कुछ भी हैं, तो उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे 1987 के बाद इसमें जो है कुछ चेंजिंग किया गया। क्यों? क्योंकि पहले जो था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहले ये था कि 1987 में ये चेंजिंग किया गया। और इसके दोस्तों ध्यान रखिएगा 1986 में दोस्तों क्या किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि पहले जो नागरिकता से संबंधित बात की जाती थी कि अगर पिता जो है वो जिस देश का नागरिक है, बच्चे को उस देश की नागरिकता मान ली जाएगी। लेकिन बाद में ये बात आया कि भाई पिता ही क्यों, अगर माता इंडियन है तो माता कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों चेंजिंग कर करके ये कर दिया गया कि माता पिता दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माता पिता में से दोनों में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो उसका बच्चा जो है नागरिक हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें चेंजिंग फिर से वापस चेंजिंग 2003 में किया गया, ध्यान रखिएगा, फिर से 2003 में दोस्तों इसमें चेंजिंग किया गया, परिवर्तन किया गया। और इसमें यह कहा गया कि जो माता पिता हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए दोस्तों, तो वो वैलिड नागरिक होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, वो वैलिड होने चाहिए, ठीक है, वो वैध नागरिक होने चाहिए। वैध नागरिक मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर वो भारत में किसी दूसरे देश के हैं, अगर वो भारत में रह रहे हैं तो उनका जो वीजा पासपोर्ट हो एक्सपायर हो चुका हो, वो उनका जो है वो लीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, उसी को जो है वैध नागरिक माना जाएगा। तो उसमें से अगर कोई भी नागरिक है और उनका बच्चा अगर सिटीजनशिप लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पे चेंजिंग करके किया गया। जैसे अब यहाँ इसके तहत आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जो भी विदेशी जो राजनयिक हैं या शत्रु देश के जो भी व्यक्ति हैं, इनके जो बच्चे हैं वो भारत की नागरिकता उनको नहीं दी जाती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो भी अदर देश के जो भी राजनयिक है, जो भी एम्बेसडर है, अगर वो भारत में जॉब कर रहे हैं तो उनका जो बच्चा जो कि भारत में पैदा होगा तो क्या पैदा हुआ तो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो इन फ्यूचर कभी नागरिकता लेना चाह रहा है तो उसके लिए प्रावधान है, उसको अपना करके नागरिकता ले सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज नागरिकता कैसे मिलेगी, बाई बर्थ मिलेगी। बाई बर्थ में हमने यहाँ पे चीजें देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वंश क्रम के द्वारा, ठीक है, बाई डिसेंट के द्वारा नागरिकता दी जाएगी, वंश क्रम के द्वारा दी जाएगी। वंश क्रम के द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी, तो जो वंश क्रम के द्वारा नागरिकता देने की बात किया गया है दोस्तों, ये बात किया गया कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो या उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो वो व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, वो नागरिकता लेने के लिए पात्र है, ठीक है। दूसरी चीज ये कहा गया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद से जन्मा व्यक्ति उसके माता पिता में से कोई भी एक, सेम चीजें यहाँ पे लिखकर के आई, पहले पिता के आधार पर नागरिकता थी, लेकिन अब यहाँ पे कहा गया कि नहीं, माता पिता दोनों में से कोई भी एक अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरी चीज दोस्तों कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 से बशर्ते कि उसका जन्म या जन्म तिथि 1 वर्ष के भीतर या अवधि के समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार की अनुमति से उसको वाणिज्यिक जो दूतावास उसमें पंजीकृत हो सकता है। अगर दोस्तों इसके जो बच्चा है अगर उसका जन्म हो रहा है तो उसके जन्म के लिए कुछ टाइम है, 1 साल के भीतर ही उसको जो वाणिज्यिक दूतावास है वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां पे पंजीकृत होना पड़ेगा, उसके बाद से वो नागरिकता ले सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वंशक्रम के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागरिकता कैसे मिलता है, तो बाई रजिस्ट्रेशन। भारत का कोई नागरिक बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ले सकता है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा दोस्तों कैसे नागरिकता ले सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें है कि मतलब कोई भी व्यक्ति है जो भारत में 7 साल से निवास कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा इसको ले सकता है, लेकिन बहुत सारे विवाद है, ध्यान रखिएगा। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगा। दूसरा दोस्तों देशीकरण के द्वारा, बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता मिलेगा। और अभी हमने देखा, एक तो हमने देखा था बाई बर्थ, ठीक है, एक हमने बाई बर्थ देखा था, दूसरा दोस्तों नेचुरलाइजेशन के द्वारा देखा था कि इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति है तो संवैधानिक पदों पे आसीन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को जो अवैध प्रवासी नहीं है अगर वो आवेदन कर रहा है तो उसको देशीकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है, जिसके पास कुछ अर्हताएं हैं, कुछ उसको शर्तें होती है, कुछ अगर उसको फुलफिल करेगा दोस्तों तो उसको मिलेगा। जिसकी शर्तें मैंने आपको बताया, जैसे 10 साल से अगर वो भारत में रह रहा हो, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के बारे में उसको अच्छी तरीके से जानकारी हो, कला या साहित्य की बात करें या फिर दोस्तों किसी विज्ञान क्षेत्र की बात करें जिसमें उसने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया हो तो उसको इसके तहत जो है वो नागरिकता दी जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा 4th नंबर का था। जो 5th नंबर है वो किसी देश के समावेशन द्वारा, ठीक है दोस्तों, कोई भी देश का अगर इंक्लूजन हो रहा है, ठीक है, बाय द इंक्लूजन ऑफ अ रीजन, मतलब कि अगर आप बात करें कि कोई भी ऐसी भूमि जो पहले भारत सरकार के कब्जे में नहीं थी, भारत सरकार का वहां पे शासन नहीं था, या भविष्य में कोई भी भारत सरकार किसी भी देश की भूमि को अगर वो भारत में मिलाता है तो उस देश के जो नागरिक हैं वो स्वतः भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम सिक्किम का ले सकते हैं। सिक्किम जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम 1975 में भारत सरकार का अंग बना। जब ये भारत सरकार का अंग 1975 में बना, जब भारत का हिस्सा बना, तो इसके तहत दोस्तों क्या हुआ कि जो भी सिक्किम के नागरिक थे उनको भारत का नागरिक मान लिया गया, ठीक है, भारत का नागरिक दोस्तों उनको मान लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने के, ठीक है। हमने भारत में 5 तरीके देखा, जो भी नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि नागरिकता की समाप्ति, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कैसे आप नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके दिए गए, ठीक है। 3 तरीके से भारत के जो लोग हैं उनकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। वो 3 तरीके दोस्तों जो है उसको देख लेते हैं। तो पहली चीज तो उसके जो परित्याग द्वारा, ठीक है, परित्याग के द्वारा अगर कोई व्यक्ति सेल्फ किसी चीज की नागरिकता को त्याग दे रहा है कि हम भारत के नागरिक नहीं है, त्याग दिया उसने, तो उसकी जो है अगर वो घोषणा करता है कि मैंने भारत की नागरिकता त्याग दिया है, तो उसकी नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है, अगर वो वैसा घोषणा कर रहा है। और उस घोषणा के पंजीकरण होने पर वो व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। हालांकि ऐसे पंजीकरण को रोका जा सकता है यदि वह घोषणा किसी युद्ध के दौरान किया गया। अगर किसी युद्ध के दौरान वो व्यक्ति ऐसा घोषणा कर रहा है तो उसको वापस से मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है तो उसकी नागरिकता जो है वो पंजीकरण करेगा, बोलेगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और वो जो व्यक्ति होगा जो अपना नागरिकता त्याग दिया होगा, उसके जो भी नाबालिग बच्चे होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो नाबालिग बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब वो बच्चे एडल्ट होंगे, तो एडल्ट होने के बाद या जो 18 साल के होंगे, अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से वही प्रावधान है, उस प्रावधानों को फॉलो करेंगे तो उनको वापस जो नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा पहला तरीका कि अगर कोई व्यक्ति मतलब सेल्फ तरीके से ही अपनी नागरिकता का क्या कर दे, त्याग कर दे रहा है। दूसरी चीज है दोस्तों कि बाय डेप्रीवेशन, ठीक है, अगर वंचित किया जाने पर, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जो भारतीय नागरिकता है उसको अनिवार्यता समाप्त कर दिया जाता है यदि किसी व्यक्ति ने क्या किया है, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश किया है या प्राप्त कर लिया है, या भारत के संविधान के प्रति उसने अनिष्ठा प्रदर्शित किया है, या फिर युद्ध के दौरान उसने दुश्मन देश के साथ मिलकर के कोई भी गैर कानूनी गतिविधि किया है या गैर कानूनी तरीके से व्यापार या संचार किया है। अगर ऐसा कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा, उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, पंजीकरण या देशीकरण जो होता है वो 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में 2 वर्ष के लिए अगर वो कारावास में चला गया है तो भी जो है उसकी नागरिकता को हटा दिया जाएगा, या फिर वो लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो तो भी उसकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा वंचित के द्वारा। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमने देखा था 3 तरीके की नागरिकता को हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं एकल नागरिकता, जो कि हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है दोस्तों। एकल नागरिकता की बात करते हैं। एकल नागरिकता क्या है? यदि भारतीय संविधान कैसा संविधान है तो ये संघीय संविधान है, हम सभी लोग को पता है। और हमारी जो शासन व्यवस्था है दोहरी शासन प्रणाली है, जो कि हमने ब्रिटेन के तौर पे अपनाया है, केंद्र और राज्य का यहाँ पे चलता है। लेकिन यहाँ पे जो नागरिकता दोस्तों वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। किसकी तरीके से है? ध्यान रखिएगा, कनाडा की तरह से। हमारा संघ भी कनाडा के तरीके से है और हमारी नागरिकता भी कनाडा के तरीके से दिया गया है। और नागरिक जो है केवल संघ के प्रति ही निष्ठा रखते हैं। यहाँ पे राज्य की नागरिकता नहीं होती है, केवल संघ की नागरिकता होती है, केवल देश की नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता दिया जाता है। ऐसी नागरिकता यहाँ पे नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के तो आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो गए, बिहार के हैं तो बिहार के हो गए, झारखंड के हो गए झारखंड। ऐसी नागरिकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो केंद्र सरकार की नागरिकता है, संघीय नागरिकता है, ठीक है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, ठीक है, देखिए अमेरिका हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे दोस्तों क्या है? दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इसके विपरीत भारत में हमने देखा एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन और कनाडा के तरीके से है। भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और समान नागरिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। उनको सारे सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट सभी नागरिकों को एक समान दिए जाएंगे और उनके बीच दोस्तों ध्यान रखिएगा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। हालांकि भेदभाव न किए जाने का यह सामान्य नियम अनुच्छेद 15, 16 और 19 के तहत अपवादों के अधीन है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे अपवाद की बात किया जा रहा है, तभी हमने देखा जैसे अपवाद है कि कोई भी जो व्यक्ति के साथ धर्म हो गया, उसका जन्म स्थान हो गया, मूल वंश हो गया, लिंग हो गया,
इन सभी के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो उसको अनुच्छेद 16 के तहत उसको कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपवाद है, इन अपवादों को दरकिनार करके बाकी सारी चीजें जो है वो सेम प्रोवाइड की जाएंगी व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 अभी हमने इसको डिस्कस ही किया था, उन मामलों में अपने निवासियों को विशेष लाभ प्रदान करते हैं या प्राथमिकता दे सकते हैं जो भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के दायरे में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी राज्य अपने निवासियों को शिक्षा की फीस में रियायत दे सकता है। ठीक है, कोई भी राज्य अगर चाहे कि सबकी फीस एक जैसे है, जैसे अभी क्या होता है, आप सब बहुत सारे लोग अगर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे आप फॉर्म फिल करते होंगे, तो फॉर्म में जब फिल करते हैं तो आता है ना कि अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आपकी फीस जो है मान लीजिए 1000 रुपये है, और किसी जो है उसी राज्य के निवासी हैं तो उनकी फीस 500 रुपये है। अगर आप महिला हैं तो महिलाओं को 1 भी रुपये नहीं लगते हैं। तो ये जो छूटें दी जाती हैं दोस्तों, ये राज्य सरकार जो है वो कर सकती है। और अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कोई भी रोजगार हो गया या उसकी नियुक्ति हो गए, इसके लिए उस निवासियों को कुछ भी शर्त के आधार पर उनको जो है बराबरी में लाने के लिए यहाँ पे जो है उनको रिजर्वेशन की बात किया गया है। और अनुच्छेद 19 हमने देखा जो कि किसकी बात करता है कि ये जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, हमने देखा था अनुच्छेद 19। और इसमें क्या संचरण की भी बात किया गया, लेकिन आप हर जगह संचरण के लिए जो है फ्री नहीं है। कुछ ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे जाना क्योंकि उनकी सभ्यता और उनके कल्चर को बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो इसके लिए जो है सरकार कुछ नियम लाती है, कुछ शर्तें लाती है। वहां पे जाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये भी इसके अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनके रीति रिवाज है, इनके संरक्षण के कारण ऐसा किया गया है। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, और इसको जो है हम कल की क्लास में अच्छे से समझेंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप क्लास में उसको बेझिझक पूछ सकते हैं।